से लेके ए एच के अंदर जा रहा है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर एक एलिमेंट ए है जो कि जी के अंदर उपस्थित है, और एक फंक्शन डिफाइन है एच से लेके ए एच के अंदर जो मैप कर रहा है एच को ए एच के अंदर। ठीक है, और इसको किस पर परिभाषित किया है कि वो एफ एच है वो उस एच एलिमेंट को लेके जाएगा ए एच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव एच को वो लेके जा रहा है ए एच के ऊपर। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो ए एच हमारा जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट हमारा छूटा हुआ नहीं है, तो यहाँ से ऑन टू भी हो गया। और इस प्रकार से हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हम दो एलिमेंट ले लेते हैं H1 और H2। H1 और H2 ले लिया। अब हम देखते हैं फंक्शन इन H1 और H2 को कहाँ पे लेके जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ f ऑफ H1 और f ऑफ H2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से f ऑफ H1 की वैल्यू होगी AH और इस प्रकार से f ऑफ H2 की वैल्यू होगी AH2। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया तो H1 इक्वल टू H2 आ गया, तो यहाँ से एक एक ही प्रूफ हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 भी प्रूफ हो गया। तो जैसे 1 1 प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो एक एक के अच्छादक प्रूफ हो गया, 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है जब भी कोई एक एक के अच्छादक फलन हमें दिया होता है दो सेट्स के बीच में, तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स की जो कार्डिनलिटी है या फिर उनके अवयवों की संख्या है वो दोनों बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा f है वो डिफाइंड है h और AH के बीच में, तो यहाँ से एक एक की अच्छादक है f। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ AH दोनों बराबर होंगे। और हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ h को माना है m, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये भी पता हुआ है कि जस्ट लास्ट थ्योरम मैंने पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप को उसके कोसेट्स के यूनियन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख दें G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ AH, यहाँ पे A हमारा G के अंदर है। ठीक है, परंतु अब हमने ये भी पढ़ा है कि हमने जस्ट ये भी पढ़ा है कि प्रत्येक ग्रुप के सभी वाम समुच्चय अयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि हमने सारे अवयव ले लिए A1H, A2H, A3H, AKH। ठीक है, और यहाँ पे जो A1 से लेके A तक के सारे डिसजॉइंट कोसेट्स हैं। डिसजॉइंट कोसेट्स का मतलब असंयुक्त सह समुच्चय हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने G को लिख दिया इनके सभी के यूनियन के रूप में। G इज इक्वल टू A1H यूनियन A2H यूनियन A3H A1H। ठीक है, अब जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं G के ऊपर ऑर्डर लगाएंगे तो G के अवयव किसके बराबर हो जाएंगे, इन सभी एलिमेंट के अंदर ऑर्डर अवयव हैं उनके योग के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू सभी के अवयवों का योग के बराबर। ठीक है, और जस्ट हमने ऊपर देखा है कि ऑर्डर ऑफ कोसेट किसके बराबर आया है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ H के बराबर ही निकल के आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A1H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ A2H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H, और कितनी बार है k बार। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ G को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H k टाइम्स। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू ऑर्डर ऑफ H। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के बराबर जो हमने मानी थी, और ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू m थी। तो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू km। तो यहाँ से हम जब n और m रिलेशन हमने निकाल लिया, n इज इक्वल टू km, तो इसका मतलब होगा कि n के अंदर पूरा भाग जा रहा है। मतलब ऑर्डर ऑफ G के अंदर ऑर्डर ऑफ H का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H से पूरा भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस थ्योरम का प्रूफ इससे प्रूफ हुआ किसी भी ग्रुप के ऑर्डर में उसके जो सब ग्रुप होता है उसका पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमें आगे भी यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, ये हमें ये कॉरोलरी है ऊपर में है, यहाँ के प्रूफ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, सेम इसी पे परिभाषित है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, यदि किसी H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है तो H को G के विभिन्न असंयुक्त वाम दक्षिण समुच्चय संख्या H G का सूचकांक कहलाता है तथा इसका संकेत G:H है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि किसी सब ग्रुप के ऑर्डर का यदि हम उस ग्रुप के ऑर्डर में भाग लगाते हैं तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमारा कहलाता है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। जैसे मान लेते हैं कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है और उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 5 है, 10 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप है वो आ गया हमारे पास 2। ओके,
हमारे पास इसको हम डिफाइन करते हैं G:H से, और उसकी वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। अब यहाँ से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं वो हम उस पर आगे हैं। सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या क्या होते हैं, तो हमने जो सब ग्रुप पढ़े थे, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखेंगे। तो पहली प्रमेय आती है चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उप ग्रुप भी चक्रीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी होना चाहिए याद, और उसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का सब ग्रुप भी चक्रीय ग्रुप होता है, ठीक है। इसे प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि G एक चक्रीय ग्रुप है जो कि A द्वारा जनित है, जिसको हम लिख दिया ब्रैकेट ऑफ A, तथा H G का एक उपग्रुप है। यदि H इज इक्वल टू G या H इज इक्वल टू E हो गया तो G चक्रीय होगा। तो ठीक है, तो ये हमने एक ट्रिवियल केस ले लिया जहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट थी, या तो H हमारा G के बराबर हो जाए या फिर H E के बराबर हो जाए, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो अब हम लेके चलते हैं कि H G का एक उचित ग्रुप है, इसका मतलब ना तो G के बराबर है और ना ही आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक एलिमेंट ले लेंगे H के अंदर, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लिया H के अंदर, जिसको हम लिख दिया A की पावर M। अब A की पावर M H के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी H के अंदर होगा, क्योंकि वो एक उपग्रुप है। तो A की पावर माइनस M भी H के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं कि M है वो हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। तो जैसे हम M नॉन जीरो लेके चलेंगे तो M की वैल्यू यदि जीरो नहीं है तो या तो पॉजिटिव हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो H के A की धन पूर्णांक घात विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि M हमारा पॉजिटिव है या फिर माइनस M पॉजिटिव, इससे ये मतलब होगा कि H A की धन पूर्णांक विद्यमान है। यहाँ पे ऊपर A के पावर M लिखा है वो धनघात पूर्णांक है। माना कि M वह न्यूनतम धन पूर्णांक जिसके लिए A की पावर M H के बराबर है। तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि H जो हमारा ग्रुप सब ग्रुप है वो A की पावर M द्वारा जनित है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि H का एक चक्रीय ग्रुप है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरा अवयव ले लेंगे A की पावर N जो H के अंदर है, ठीक है। जैसे A की पावर N H के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, इस N के अंदर M का भाग देंगे, क्योंकि M को हम न्यूनतम पूर्णांक लेके चलें। तो N के अंदर M का जैसे पूरा भाग M का भाग देंगे तो हमारे पास भागफल और शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया N इज इक्वल टू M क्यू प्लस R, जहाँ पे R की वैल्यू किसके बराबर है, 0 से M के बीच में। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो N माइनस M की वैल्यू हमारे पास R के बराबर हो गई। तो जैसे हमने A की पावर M की बात की थी, A की पावर M जो कि H में था, अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों में राइट साइड पावर क्या लगा देंगे, Q। तो जैसे हमने पावर Q में लगाई तो ये हो गया A की पावर MQ, ठीक है। तो A की पावर MQ भी हमारा H के अंदर हो जाएगा। अब जैसे हमारा A की पावर MQ H हो गया तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी H में होगा। तो A की पावर MQ का -1 लगा देंगे तो वो हो जाएगा A की पावर -MQ, वो भी H में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे A की पावर N H में है, A की पावर -MQ H में है, तो यहाँ से इन दोनों का गुणा भी H में होगा। तो ये हो जाएगा A की पावर N इंटू A की पावर -MQ, ये भी H में होगा। तो इसकी पावर हो जाएगी A की पावर N -MQ, ये भी H के अंदर हो जाएगा। लेकिन हमने ऊपर जस्ट देखा था कि N -MQ की वैल्यू R है, तो ये हो जाएगा A की पावर R इज इक्वल टू H, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गई है कि A की पावर R हमारा H के बराबर हो गया। इसका मतलब, और यहाँ पे पहले हमने स्टार्टिंग में मान के चलते कि M वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए A की पावर M H के बराबर है। लेकिन यहाँ से ऊपर से देखते हैं कि हमारा जो R है वो M से भी छोटा है और वो A की पावर R के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस R को हमको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये M से छोटा नहीं हो सकता। M खुद ही सबसे छोटा धन पूर्णांक है, तो R को उससे छोटा होने के लिए या तो 0 होना पड़ेगा या फिर उससे बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से N की वैल्यू MQ के बराबर आएगी। तो यहाँ से A की पावर N की वैल्यू A की पावर MQ के बराबर होगी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव को A की पावर M की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो G है, G का प्रत्येक उपग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरे पर में आती है कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित सबग्रुप अपरिमित होता है, ठीक है। ये हमारी प्रमेय है, तो इसका प्रूफ देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हमें रिजल्ट ध्यान होना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रमेय आई है, ये प्रमेय है, ये कह रही है कि प्रत्येक जो नेक्स्ट प्रमेय ये हमारी कह रही है कि सिद्ध कीजिए कि अभाज्य कोटि वाला प्रत्येक ग्रुप एक चक्रीय ग्रुप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत आप याद आनी चाहिए कि यदि हमें आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर उसका ऑर्डर एक अभाज्य कोटि है, तो उसको हम कहेंगे कि एक चक्रीय ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक परिमित ग्रुप है जिसका ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P एक अभाज्य संख्या दी हुई है।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी है, इसलिए जी में कम से कम 2 अवयव हैं, इसलिए जी एक ऐसा क्योंकि उसका ऑर्डर पी है